Okay. So in the last class, we started discussing incomplete dominance. हमने incomplete dominance का example पढ़ा था, and if we just recall that again, the name is incomplete dominance. Dominance दिख तो रहा है लेकिन पूरा नहीं है, incomplete है. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने मेंडल वाला एग्जाम्पल स्टडी किया था, व्हेन वी स्टडीड अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वहाँ हमने ये स्टडी किया था कि कुछ भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही बीच में, है ना. या तो जो प्लांट्स थे वो पूरे टॉल थे, या फिर जो प्लांट्स थे वो पूरे के पूरे ड्वार्फ थे. बीच में ऐसा नहीं था कि कहीं इंटरमीडिएट हाइट आ रही थी. वी स्टार्टेड दिस अगैन एंड अगैन कि जो हमारे पास जनरेशन्स में प्लांट आ रहे थे वो या तो टॉल प्लांट के जैसे थे या ड्वार्फ प्लांट के जैसे थे. ये हमने स्टडी कर लिया, बट देन आफ्टर दैट हमने एक एग्जाम्पल एनकाउंटर किया जिसमें हमने एंटीराइनल स्पीशीज का एग्जाम्पल स्टडी किया था, ये जिसको हम स्नैपड्रैगन कहते हैं. तो वहाँ हमें पता चला कि डोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या हुआ कि करेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो रही है, डोमिनेंस पूरी तरीके से आ नहीं रही. तो वो ब्लेंडिंग कैसे हो रही थी? वो ब्लेंडिंग ऐसे हो रही थी कि हमने ये ऑब्जर्व किया, रेड फ्लावर प्लांट्स थे और वाइट फ्लावर प्लांट्स थे. जब उनकी क्रॉसिंग हुई, जब उनकी एक जनरेशन आई, तो एज पर मेंडल्स रूल्स, जो मेंडल के करेक्टर्स हमने स्टडी किए थे उसके हिसाब से तो हमारा ये होना चाहिए था, क्योंकि रेड डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है, तो हमारी फर्स्ट जनरेशन में रेड फ्लावर्स ही आने चाहिए थे, राइट. क्योंकि डोमिनेंट है तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट जनरेशन जो होती है हमारी F1 जनरेशन होती है, उसमें तो हमें सारे के सारे डोमिनेंट वाले मिलते हैं, तो हमें यहाँ पे भी सारे रेड मिलने चाहिए थे. फिर F2 जनरेशन में कहीं जाके 3:1 का आता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि F2 में आ जाएगा कहीं वाइट. लेकिन हमें ये बहुत एक अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे हमें एक रेड मिला, दो पिंक मिले और एक वाइट मिला. चलो, रेड और वाइट तो मिलने ही थे, लेकिन पिंक तो कहीं से भी पेरेंटल जनरेशन में था ही नहीं ना, राइट. अब ये कुछ नया सा कलर ऑब्जर्व हो गया जो पेरेंटल में नहीं था. लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ये इसलिए है क्योंकि रेड अपने आप को पूरा का पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं वाइट की भी एग्जिस्टेंस उसमें आ रही है, इसलिए रेड और वाइट की वजह से पिंक आ रहा है. तो अब हमें ये समझ आ गया था, क्योंकि रेड अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं शो कर पा रहा, इसलिए पिंक कलर आया था, राइट. ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. हमने ये रेशियो भी डिस्कस कर लिया था कि इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है, दैट इज 1:2:1. लेकिन इसके बाद अब जो आपको समझना है वो ये समझना है कि ये कैसे हो जाता है, डोमिनेंस का मतलब क्या है, राइट. पहले आप ये समझो कि डोमिनेंस का मतलब क्या है, फिर आप ये समझो कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रीज़न क्या है. तो इसके लिए ना, आपकी एनसीईआरटी में जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो एक जीन के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हुआ है. वो एग्जाम्पल ये है कि आपको पता है कि हर एक जीन के पास दो कॉपीज होते हैं, राइट, जिनको आप क्या कहते हो, एलील्स कहते हो, है ना. वो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है, मतलब कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर. तो ये क्या हुआ, ये हुई हमारी होमोजाइगस कंडीशन. लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है. हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना. मतलब जब दोनों एलील्स अलग अलग हैं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. अब आपको ये पता है कि दो एलील्स हैं, या तो वो होमोजाइगस कंडीशन में हो सकते हैं या फिर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकते हैं. बट एट द सेम टाइम आपको पता है ना, जीन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करवाना, राइट, कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप लेकर आना, यही तो काम होता है जीन का. हमेशा से पढ़ते आए हो, जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब हमने बेसिक चैप्टर्स 11th में स्टडी किए थे, तब आपने यही स्टडी किया था कि जो हमारा बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो जीन ही है.
और जब हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं उसका मतलब ये है कि सारे फंक्शंस कराएगा, जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस है वो लेकर आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये जो प्लांट है या फिर अगर हम कोई भी करेक्टर ले लें तो उसमें जितने भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसके जो फिनोटाइपिक ट्रेट्स हैं वो अल्टीमेटली कैसे रेगुलेटेड है, विद द हेल्प ऑफ जीन्स। जीन से उनको रेगुलेट करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि एक जीन के पास दो एलील्स हैं जिसमें से हम एक को यूजुअली डोमिनेंट बोल देंगे। हो सकता है कि दोनों ही डोमिनेंट हो या हो सकता है एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो। लेकिन क्योंकि उसके पास दो एलील्स हैं तो दोनों अपने एक्सप्रेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। एक कुछ एक्सप्रेशन दे सकता है, एक कुछ एक्सप्रेशन दे सकता है। हो सकता है दोनों सेम एक्सप्रेशन दें। तो यहाँ पे आपको उसने एक एग्जाम्पल कंसीडर करने को कहा है कि आप एक एग्जाम्पल लो जीन का जिसके पास इंफॉर्मेशन है एक एंजाइम बनाने के लिए, मतलब एक ऐसा जीन जो एक एंजाइम बनाता है। अब हमें पता है कि एक जीन की दो कॉपीज होती हैं, है ना। तो ये जो दो कॉपीज हैं जिनको हम एलील्स कहते हैं, इसमें आप एज्यूम करो कि जो एक एलील है ना जिसको हम नॉर्मल एलील बोल देते हैं या फिर अनमॉडिफाइड एलील बोल देते हैं, ये जो नॉर्मल या अनमॉडिफाइड एलील होगा ये क्या करेगा, बिल्कुल नॉर्मल कॉपी प्रोड्यूस कर देगा, मतलब सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर देगा, अच्छे से एक पर्टिकुलर एंजाइम बना देगा। ठीक है, शुरुआत हुई दो एलील से, एक बिल्कुल नॉर्मल एलील है जो ठीक ठाक से एंजाइम बना देगा, राइट। नॉर्मल एंजाइम बनाएगा और बिल्कुल ठीक हमारा वो एंजाइम काम भी करेगा। लेकिन जो दूसरा एलील है ना वो कभी कभार मॉडिफाई हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और अगर जो हमारा दूसरा एलील है जिसको हम मॉडिफाइड एलील बोल रहे हैं, वो अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है या वो मॉडिफाई हो गया है तो वो तीन तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। कौन कौन से तीन तरीके? हो सकता है मॉडिफिकेशन के बाद भी वो एंजाइम प्रोड्यूस कर सके, राइट। अगर वो मॉडिफिकेशन के बाद भी एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, हो सकता है वो एंजाइम नॉर्मल हो या लेस एफिशिएंट हो लेकिन एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा हो। सेकंड ऑप्शन है वो एंजाइम तो प्रोड्यूस करे बट वो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो, मतलब उसका कोई काम नहीं हो। तो यहाँ पे वो जो हमारा एलील होगा वो यूजलेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका आगे कोई काम नहीं हो पाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो है कि वो कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही ना कर सके, तो भी हमारा काम किसको करना पड़ेगा, फिर एक नॉर्मल एलील वाला जो है उसी को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सेकंड और थर्ड केस है ना, नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल, यहाँ पे हमारा जो मॉडिफाइड एलील है उसका कोई काम नहीं रह जाता। फिर अब यहाँ पे सारा का सारा जो काम होता है वो किसको करना पड़ता है, अनमॉडिफाइड एलील को, मतलब जो कोई ना कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था। आपको यहाँ पे ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप एग्जाम्पल से समझो कि एलील्स कैसे कैसे एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाओ अपने एग्जाम्पल पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले पे। यहाँ पे देखो, रेड पैरेंट था और वाइट पैरेंट था। अब अगर मैं रेड पैरेंट की बात करूँ, कैपिटल आर है और कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर कोई एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा या कोई एक ऐसा इसमें जीन है जिसकी वजह से रेड कलर एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में देखो क्या हुआ, F1 जनरेशन में ना हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन आ गई। होमोजाइगस कंडीशन आने का मतलब क्या हुआ, कैपिटल आर आ गया और स्मॉल आर आ गया। मतलब यहाँ पे हमारा जो होमोजाइगस कंडीशन था, मतलब रेड कलर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए थी, होमोजाइगस कंडीशन चाहिए थी, दोनों एलील्स का फंक्शन चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ हुआ एक ही आर आया और दूसरा आया रिसेसिव वाला। तो क्या हुआ, रेड जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका पूरा एक्सप्रेशन आ ही नहीं पा रहा, है ना। तो रेड भी अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन क्योंकि वाइट वाला का भी एक एलील प्रेजेंट है, इसलिए वो पूरा रेड नहीं आ पा रहा, इसलिए वहाँ पे हमारे पास पिंक कलर आ रहा है। और फिर अब क्वेश्चन आएगा कि अब चलो ठीक है, एक रेड आ गया जहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा रेड कलर वाला जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेस हो गया, क्योंकि हमारे पास दोनों आर थे जो जीन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। यहाँ पे पिंक कलर आ गया क्योंकि जो कैपिटल आर था उसकी एक ही कॉपी थी, कैपिटल आर था उसकी एक ही कॉपी थी, तो चलो ठीक है, वो अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया, थोड़ा सा एक्सप्रेशन कैपिटल आर का आ गया, तो वो रेड और जो वाइट था उसकी वजह से पिंक कलर आ गया। फिर क्वेश्चन आएगा कि ये वाइट कैसे आया। वाइट इसलिए आया क्योंकि जो हमारा वाइट वाला करेक्टर है ना वो रिसेसिव है, और रिसेसिव को हम हमारा था मॉडिफाइड एलील। तो मॉडिफाइड एलील में क्या होता है, या तो जो हमने अभी लास्ट वाले दो कैरेक्टर्स किए थे, या तो ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो नॉन फंक्शनल है तो उसकी वजह से कुछ काम नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो, या फिर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, नो एंजाइम एट ऑल, जो हमने अभी लास्ट के दो करेक्टर्स किए थे। तो ये जो आर आर है ना, इसमें कोई डोमिनेंस वाला करेक्टर है नहीं, इसने रिसेसिव में अपना ही लाना है। मतलब यहाँ पे जो कैपिटल आर है ना, इसी ने ही, यही हमारा अनमॉडिफाइड है, और जो स्मॉल आर है ये हमारा मॉडिफाइड है। तो जब ये मॉडिफाइड है तो ये इसने तो कुछ प्रोड्यूस करना ही नहीं है, तो ये तो अपना वाइट कलर ही लाएगा। लेकिन जो हमारा रेड वाला है ना जो डोमिनेंट है, उसी से ही हमारे सारे के सारे एक्सप्रेशंस रेगुलेट होंगे। तो अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है वो अपना पूरा एक्सप्रेशन दिखाएगा, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो क्योंकि साथ में एक रिसेसिव आ गया है, तो हो सकता है रिसेसिव अपना पूरा दिखा नहीं पा रहा, इस वजह से उसकी ब्लेंडिंग हो रही है, पिंक कलर आ रहा है, और जहाँ पे वो पूरा ही होमोजाइगस कंडीशन में आ गया है वहाँ पे तो कोई रेड कलर आने का मतलब ही नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है, वाइट कलर आ रहा है। अब देखो उन्होंने आपके पैराग्राफ में क्या कहा है, इन द फर्स्ट केस मतलब नॉर्मल एंजाइम है या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम है, किस में हम मॉडिफाइड एलील की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड एलील में फर्स्ट केस में हो सकता है लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा हो, तो इसमें अगर एंजाइम प्रोड्यूस हो भी रहा है, लेस एफिशिएंट है, तो चलो ठीक है, कैसे ना कैसे करके काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम बाकी दो केसेस की बात करें, नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम, तो इसमें क्या होता है, सारा का सारा काम किसको करना पड़ता है, पहले वाले एंजाइम को, जो है अनमॉडिफाइड एलील है ना, जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं हुई हैं। तो यहाँ से आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए समझाया था। तो फिनोटाइप या जो ट्रेट होगा वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, क्योंकि जो दूसरे वाला है वो या तो एंजाइम बना नहीं रहा, या फिर बना भी रहा है तो उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो जो अनमॉडिफाइड एलील है ना, या फिर हम जिसको फंक्शनिंग एलील बोलते हैं, वो ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, और वो यूजुअली डोमिनेंट एलील होता है, जैसा अभी हमने देखा स्नैपड्रैगन के केस में कि जो आर वाला था जो रेड को रिप्रेजेंट करता था वो अनमॉडिफाइड एलील है, और जो ओरिजिनल रेड को रिप्रेजेंट करता है, और जो मॉडिफाइड एलील होता है वो जनरली हमारा क्या हो जाता है, रिसेसिव एलील हो जाता है। तो हमने जो एग्जाम्पल देखा वो देखा कि जो रिसेसिव ट्रेट आया हमारे पास वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से आया जिसने रेड कलर प्रोड्यूस करना था, या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, इसकी वजह से रिसेसिव ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हुआ। यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो सेम होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एंटीराइनम की स्पीशीज है, इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बोलते हैं। साथ ही साथ आपको रेशो भी याद रखना पड़ेगा कि जो रेशो है वो क्या है, 1:2:1। ओके। आफ्टर दैट एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी, लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट टेस्ट क्रॉस, है ना, हमने टेस्ट क्रॉस के बारे में बात की थी। तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो आप लिख लीजिए, 1:1:1:1।
कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, रेशियो एग्जैक्ट नहीं दिया है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो हमने जब टेस्ट क्रॉस की बात की थी, दैट वाज 1:1:1:1, और बैक क्रॉस में आपको याद होगा जब हम रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस करा देते थे, तो रिसेसिव पैरेंट में आपको टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या था, पीछे पैरेंटल जनरेशन से क्रॉस कराएंगे, और बैक क्रॉस का मतलब क्या था, रिसेसिव जनरेशन से कराएंगे, तो 1:1. ओके, आफ्टर दैट नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में देखो, नाम देखो, पहले था इनकम्प्लीट और अब क्या है, कोडोमिनेंस, मतलब जो दोनों एलील्स होंगे दोनों ही आपस में डोमिनेट करेंगे, सो दैट इज कोडोमिनेंस। अभी तक हमने बात की कि जो हमारी F1 जनरेशन थी वो किन्हीं दो पेरेंट्स को रिजेंबल करती थी, जब मतलब जिसमें था कंप्लीट डोमिनेंस, या फिर क्या होता था, ब्लेंडिंग शो कर देती थी, तो हम उसको क्या कह रहे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे थे। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होगा, जो F1 जनरेशन होगा वो दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा, राइट। सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, वो हमें ऑब्जर्व होता है ABO ब्लड ग्रुप में, जो ह्यूमन बींग्स में ऑब्जर्व होती है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप है ना, उसको कंट्रोल करने वाला एक जीन है, आई जीन जिसको हम बोलते हैं। अभी इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स जो है वो कंट्रोल कैसे होते हैं। लेकिन पहले आप ये समझो कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिफाइन कैसे होते हैं, जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिटरमिन कैसे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है ना, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक शुगर प्रेजेंट होती है। तो जिस जिस टाइप के शुगर प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से हम बोल देते हैं कि उनका वो वाला ब्लड ग्रुप है। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर उस पे एक शुगर प्रेजेंट है, आपको शुगर का नाम ना याद नहीं रखना, सो दैट इज ए ब्लड ग्रुप। दूसरे टाइप के शुगर प्रेजेंट है, दैट इज बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो जो जो शुगर प्रेजेंट है, जिस टाइप के शुगर पॉलीमर्स उसके सरफेस से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टाइप का वो ब्लड ग्रुप हो गया। अब अगर हम जीन की बात करें, आई जीन जो हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, अब बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि उसके 3 एलील्स हैं। अभी तक हम 2 एलील्स पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पे 3 एलील्स हैं। कौन कौन से 3 एलील्स हैं, आई ए, आई बी एंड रिसेसिव वाला स्मॉल आई, मतलब इसके ऊपर कोई शुगर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अब आई ए का मतलब क्या हो गया, अलग टाइप की शुगर होगी। आई बी का मतलब क्या हुआ, फिर से अलग टाइप की शुगर होगी, क्योंकि ये अलग अलग ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो दूसरे वाला एलील है ना, रिसेसिव वाला आई एलील, ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, अब हमें ये तो पता है कि ह्यूमन बींग्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब डिप्लॉयड है तो क्या होगा, कोई 2 ही एलील्स प्रेजेंट होंगे, 3 एलील्स तो प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो हर केस में क्या होगा, इन 3 में से कोई 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे। और अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे 3 एलील्स है ना, कौन कौन से, आई ए और आई बी, ये हमारे दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर दिस स्मॉल आई के ऊपर, कंप्लीटली डोमिनेंट है। कंप्लीटली डोमिनेंट होने का मतलब क्या है, अगर आई ए प्रेजेंट है तो वो इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। प्रेजेंट होने का मतलब चाहे एक भी कॉपी में प्रेजेंट है, मतलब एक भी एलील की फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है तो ये आई को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। अगर आई बी एक भी कॉपी में प्रेजेंट है तो वो इस आई को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। यही मतलब है कंप्लीटली डोमिनेंट होने का। फिर क्वेश्चन ये आता है, फिर ये कब एक्सप्रेस होएगा, ये तभी एक्सप्रेस होगा जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे थे, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा।
लेकिन अब फिर एक क्वेश्चन आया कि ब्लड ग्रुप तो 3 टाइप के मिलते हैं ना, ए, वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, ए बी एंड ओ, है ना। तो चलो ये तो समझ आ गया कि अगर हमारे पास ये वाला प्रेजेंट होगा तो ए ब्लड ग्रुप आ गया, अगर ये वाला एलील प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप बी आ गया। क्योंकि हम को डोमिनेंस पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही अंडरस्टूड है कि अगर दोनों प्रेजेंट होंगे साथ में, तो क्योंकि ये को डोमिनेटिंग नेचर के हैं तो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है ओ ब्लड ग्रुप कहाँ गया, ओ भी तो ब्लड ग्रुप होता है ना, तो ओ कहाँ से आता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये वाला एक्सप्रेशन कब आएगा, जब हमारी होगी होमोजाइगस कंडीशन एंड रिसेसिव है। तो जब ये कंडीशन आती है ना, तब कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, ओ ब्लड ग्रुप आता है। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दी है, उस टेबल के थ्रू आपको यही समझना है। पहले आप को डोमिनेंस समझ लो कि हमारा को डोमिनेंस में क्या है, कि जो हमारा आई बी है वो अलग शुगर प्रोड्यूस करेगा, आई ए अलग शुगर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आई ए एंड स्मॉल आई प्रेजेंट है, तो क्योंकि ए कम्प्लीटली डोमिनेंट है तो वो आई को प्रोड्यूस नहीं होने देगा, वैसे भी आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, राइट। और अगर आई ए और आई बी दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो दोनों के करेक्टर्स, दोनों की शुगर्स एक्सप्रेस होंगी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। अब देखो ए बी ओ ब्लड टाइप के बेसिस पे कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, वो ज़रा ध्यान से देखो। हम देखेंगे पैरेंट 1 से कौन से एलील आता है, फिर देखेंगे पैरेंट 2 से कौन से एलील आता है। इन दोनों के बेसिस पे आपको ये देखना है कि जीनोटाइप कौन कौन सा हो सकता है ऑफस्प्रिंग का, और फिर उस जीनोटाइप के बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारा ब्लड टाइप कौन सा आएगा। ओके, चलिए देखो, पहले पैरेंट से ए आया, दूसरे से भी ए आया, तो दोनों में तो सेम ही आना है ए, तो हमारा ब्लड टाइप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ना आपको क्रॉसिंग करने को आ सकती है, या फिर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप मेंडल के क्रॉस बनाते थे ना, कि एक पैरेंट ये है और दूसरा पैरेंट ये है और आपको बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे करेक्टर्स होते हैं, तो अगर आपको इसकी सिग्निफिकेंस समझ आएगी तभी आप बता सकते हो कि F1 जनरेशन में क्या करेक्टर आएगा। अगर आपको इसकी इनहेरिटेंस समझ में नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, एक ए आ रहा है और एक बी आ रहा है ना। तो अब क्या होगा, क्योंकि एक ए आ रहा है और एक बी आ रहा है तो ये को डोमिनेंस का केस है, तो दोनों ही अपने शुगर्स एक्सप्रेस करेंगे, दोनों ही अपने शुगर्स एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारा जो ब्लड टाइप होगा वो हो जाएगा ए बी। अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैम वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्या केस था, वो आपको याद होगा आरएच वाले केस से हम करते हैं। हमने 11th क्लास में स्टडी किया था, वो जो आरएच फैक्टर मिलता था, वो पॉजिटिव और नेगेटिव तो सिर्फ आरएच फैक्टर के मिलने या नहीं मिलने से है। अभी तो हम मेनली ब्लड टाइप की बात कर रहे हैं। अब देखो थर्ड वाला केस, थर्ड वाले केस से आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यहाँ से अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे आगे फर्दर जो आपको सॉल्व करने होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। देखो ए आ रहा है फ्रॉम एक वन पेरेंट और दूसरे से क्या आ रहा है, स्मॉल आई या फिर ड्वार्फ वाला आ रहा है, फिर भी जो हमारे पास ब्लड टाइप आ रहा है जनरेशन में वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। क्योंकि जो आई है वो कोई शुगर एक्सप्रेस करता ही नहीं है, और जो इसका ब्लड टाइप होगा ओ, वो तभी एक्सप्रेस हो पाएगा जब ये कौन सी कंडीशन में होगा, रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। तो अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कोई आपके पास ऑर्गेनिज्म है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो ए ब्लड ग्रुप है ना वो दो केसेस में आ सकता है। कौन से दो केसेस में आ सकता है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है होमोजाइगस, और एक ये कंडीशन हो सकती है हेट्रोजाइगस। तो यहाँ से अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अब देखो एक और फिर से आया ए बी ब्लड ग्रुप,
अब ए बी ब्लड ग्रुप ऐसे हो सकता है कि एक पेरेंट, मान लो पहले अगर मेल से ए आया था तो अब मेल से बी आ गया, और पहले फीमेल से बी आया था तो अब फीमेल से ए आ गया, लेकिन फिर भी आया क्या, दोनों एलील्स, एक ए के और एक बी के। तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है, दोनों तरफ से बी आ रहा है, तो बी तो एक्सप्रेस हो गई, तो इसलिए ऑफस्प्रिंग में क्या हो गया, बी हो गया। लास्ट सेकंड में फिर से एक में बी आ रहा है और सेकंड वाले में स्मॉल आई आ रहा है, रिसेसिव वाला आ रहा है। तो अब क्या होगा, स्मॉल आई तो कोई भी शुगर नहीं एक्सप्रेस करता, और जो बी है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है। दैट्स वाई जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। ओके, एंड देन स्मॉल आई, स्मॉल आई हमने बात की थी पहले, कोई शुगर रिड्यूस नहीं करता और तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन दिख रही है, और ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ओ ब्लड ग्रुप हुआ। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले या अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि एक पेरेंट है जिसका ए ब्लड ग्रुप है और दूसरा जो पेरेंट है उसका बी ब्लड ग्रुप है, और जो ऑफस्प्रिंग है ना, F1 जनरेशन है, उसमें ओ ब्लड ग्रुप आया, तो आप इनके जीनोटाइप्स बता दो। तो अब आपका दिमाग ऐसे काम करना चाहिए कि क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप आया है तो इसका मतलब उन दोनों में कहीं ना कहीं एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा। मतलब अगर एक पेरेंट का आई ए था तो उसका जीनोटाइप जरूर यही होना चाहिए, है ना, क्योंकि ओ को एक्सप्रेस होने के लिए ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में चाहिए। होमोजाइगस कंडीशन में कैसे मिलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन में मिलने का एक ही तरीका है, जब एक एक पेरेंट से स्मॉल आई आए और दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल आई आए, तभी तो ओ कंडीशन आएगी ना, और तो कोई ओ कंडीशन आने का तरीका नहीं है। तो मतलब अगर एक का ए ब्लड ग्रुप था, दूसरे का बी ब्लड ग्रुप था, और अगर जनरेशन में ओ ब्लड ग्रुप आ गया तो यही ऑप्शन है। तो आपको यहाँ से जीनोटाइप पता लगा सकते हो कि पेरेंट्स का जरूर ये वाला जीनोटाइप रहा होगा, और कोई ऑप्शन नहीं था जीनोटाइप दिखाने का। ओके, तो यहाँ से आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बता दिया जाता है, अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक पेरेंट का ये वाला ब्लड ग्रुप है, दूसरे पेरेंट का ये वाला ब्लड ग्रुप है, तो आप बताओ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है प्रोजेनी के, या फिर ओ ब्लड ग्रुप के कितने चांसेस है, लाइक 25% है, ए बी के कितने चांसेस हैं, 50%, 75%, 100%। तो ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर आपको सॉल्व करना होगा। ओके, चलिए, अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है कि जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है ना, अभी तो हमने इसको किसके अंदर कंसीडर किया, अभी हमने इसको कंसीडर किया कोडोमिनेंस के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पे दो से ज़्यादा एलील्स पढ़े। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि दो एलील्स ही स्टडी करते आए थे, लेकिन यहाँ कितने एलील्स पढ़े, तीन एलील्स पढ़े, एक कैपिटल ए वाला आई ए, एक कैपिटल बी वाला और एक स्मॉल आई वाला। तो मतलब दो से ज्यादा एलील्स एक करेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। एक करेक्टर कौन सा, ब्लड ग्रुप का ही तो करेक्टर है, उसी को ही गवर्न कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स। इसको हाईलाइट कर लो, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विद व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल एलील्स। तो हम कहेंगे मल्टीपल एलील्स का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलील्स एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, एक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। तो क्योंकि एक इंडिविजुअल में दो ही एलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि आप मल्टीपल एलील्स को स्टडी कैसे करोगे। तो मल्टीपल एलील्स को स्टडी करने का एक ही ऑप्शन है, जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करें, है ना, क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल पे स्टडी करते हो तो आप एक इंडिविजुअल में दो ही एलील स्टडी कर सकते हो,
लेकिन जब आप पॉपुलेशन को स्टडी करते हो ना, आपको पॉपुलेशन में जाकर ही तो पता चलता है कि इतने इतने अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, कि ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो ये सब अलग अलग ब्लड ग्रुप्स मिल किस रहे हैं, मल्टीपल एलील्स की वजह से। लेकिन आप मल्टीपल एलील्स स्टडी किस वजह से कर पा रहे हो, पॉपुलेशन स्टडीज की वजह से। अदरवाइज आप मल्टीपल एलील स्टडी नहीं कर सकते। ओके, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी आती है। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो समझने की ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कभी कभार क्या होता है, एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, वो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। वो ऐसे समझाया कि आपको ये कंसीडर करो कि जो पी सीड्स है ना, उसमें स्टार्च सिंथेसिस एक जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, वो जीन क्या है, बी जीन है। अब उसके दो एलील्स होंगे, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। तो अब जब कैपिटल बी आ जाता है ना, मतलब डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, तो स्टार्च सिंथेसिस बहुत अच्छी होती है। मतलब जो होमोजाइगोट्स हैं वो बहुत अच्छी स्टार्च सिंथेसिस करते हैं, तो हमारे बड़े बड़े स्टार्च के ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। और अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है ना, तो उनकी एफिशिएंसी कम है स्टार्च प्रोड्यूस करने की। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एफिशिएंसी कम क्यों है। वापस वही वाले एग्जाम्पल पे जाओगे कि या तो जो एंजाइम है इनको कन्वर्ट करने वाला वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, या फिर मतलब वो उसकी एफिशिएंसी कम है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं वो छोटे छोटे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब हम देखते हैं उन सीड्स को, जब हमारे सीड्स मेच्योर हो जाते हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि या तो बड़े ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे या छोटे ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। अब हमें ये भी पता चला कि जो बीबी सीड्स हैं, मतलब जो बड़े ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, वो राउंड हैं, और जो रिसेसिव सीड्स हैं वो रिंकल्ड भी हैं। मतलब अभी तक तो हमने बात की थी कि उनके साइज के या तो लार्ज होंगे या फिर स्मॉल होंगे। अब हम क्या बात कर रहे हैं, उनकी शेप की, कि वो राउंड भी होंगे और रिंकल्ड भी होंगे। तो अब एलील्स तो वही है ना, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो मतलब अब यहाँ पे क्या हमें समझ आ रहा है कि वही जीन एक से ज्यादा करेक्टर को रेगुलेट कर रहा है ना। यही समझ आ रहा है, और तो कुछ नहीं समझ आ रहा। और अगर हम हेट्रोजाइगोट्स की बात करें, हेट्रोजाइगोट का मतलब क्या हो गया, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। तो हेट्रोजाइगोट्स क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, राउंड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अब हमारे पास डोमिनेंट वाला करेक्टर कौन सा आ गया, कैपिटल बी यहाँ पे डोमिनेंट शो कर रहा है, क्योंकि कैपिटल बी राउंड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो अब हमारे पास हमें ये पता चल गया कि जो हमारा बी है वो डोमिनेंट एलील है। लेकिन अब अगर हम साइज की बात करें, तो साइज कौन सा आ रहा है इनका, इंटरमीडिएट साइज आ रहा है। अब देखो क्या था, इससे बड़ा साइज था कैपिटल बी से, स्मॉल बी से क्या था, छोटा साइज था। और जब हेट्रोजाइगोट कंडीशन आई, तो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में क्या हुआ, साइज इंटरमीडिएट आया, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई साइज के केस में। लेकिन अगर हम शेप की बात करें, तो शेप के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं आई, शेप के केस में कंप्लीट डोमिनेंस आई। मतलब बी वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, मतलब राउंड शेप आई। तो डोमिनेंस कोई ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारा जीन है उसका प्रोडक्ट क्या है। जैसे हमने लास्ट केस में बात की थी कि क्या प्रोडक्ट ऑब्जर्व होता है या क्या पर्टिकुलर फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है जो हम कंसीडर कर रहे हैं, राइट। वी कैन डिस्कस दिस टॉपिक अगेन इन द next class. Here I am stopping this discussion for today.